हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और यह बिल्कुल ही फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट है जिसमें सिर्फ हम लोग जीके और जीएस के प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें कुल 75 प्रश्नों को शामिल किया गया, जिसमें जीके का 50 प्रश्नों का, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक्स सभी सिलेबस को इंक्लूड किया गया है। और साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 25 प्रश्न को लिया गया है। तो आइए हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं और आप सभी लोग इस सीट में कितना नंबर आता है वो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न, इसमें कहा गया है कि भारत के जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। एक पूछता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो यह सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। अब देखिए ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि भारत भगवान का अपना देश किसे कहा जाता है। तो केरल को भगवान का अपना देश कहा जाता है। भारत का हृदय भोपाल को कहा जाता है भारत का हृदय। और झारखंड पर्यटन का एक टैगलाइन है, एक नया अनुभव। यह झारखंड राज्य के पर्यटन का टैगलाइन है। 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य मांग को औपचारिक रूप से दिया था। पूर्ण स्वराज की मांग यह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। यह इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, जो 1929 ईस्वी में हुआ था। इसी में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज, यहाँ पर देखिए पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो यह मात्र कांग्रेस के एक बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, 1924 में हुआ, इसकी अध्यक्षता मात्र किए थे एक बार महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष है। तो अंतर सिंह आर्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना या शुरुआत कब किया गया था। तो 1861 ईस्वी में सर्वप्रथम अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल का शुरुआत किया गया था। देखिए भारत में पहली बार सूती कपड़ा मिल की शुरुआत 1818 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। कोलकाता में किया गया था सूती कपड़ा मिल की शुरुआत। और अहमदाबाद की पूछ रहा तो यह 1861 में किया गया था। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग उपन्यास का लेखक कौन है। तो यह अरुंधति राय हो जाएगा। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लेखक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का 9वां मौलिक कर्तव्य है। तो नागरिकों का जो 9वां मौलिक कर्तव्य है वह है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना, यही नागरिकों का 9वां मौलिक कर्तव्य है। अगर बात करें कि मौलिक कर्तव्य का, तो यहाँ से देखिए कुछ और प्रश्न बनता है कि मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा हमारे संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के क में किया गया और एक्ट या अनुच्छेद 51 के क के तहत इसका उल्लेख किया गया है। सतत विकास का अर्थ क्या होता है। सतत विकास का अर्थ होता है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए बचा के रखना। यानी आपकी जितना आवश्यकता है उसे, जो संसाधन उसका उतना ही उपयोग कीजिए और भविष्य के लिए भी बचा के रखिए, उसी को सतत विकास कहा जाता है। तो 4 नंबर है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा निशुल्क शिक्षा का अधिकार कितनी आयु तक प्रदान किया जाता है। तो ये जो निशुल्क शिक्षा का अधिकार है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। यह अधिकार है एक। और ये जो शिक्षा का अधिकार था इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में इसको जोड़ा गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ही एकमात्र यूटी राज्य है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली हो जाएगा। अगर बात करें कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना का, तो इसका स्थापना 31 अक्टूबर 1966 ईस्वी को किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना। चिपकू आंदोलन का संबंध किससे है। तो चिपकू आंदोलन का संबंध वृक्ष की कटाई को रोकना से है। वृक्ष की कटाई को रोकना। और ये चिपको आंदोलन था यह 1970 के दशक में यह चलाया गया था। और एक प्रसिद्ध जो नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा, इनका संबंध ही चिपको आंदोलन से है। चलिए देखिए 11 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन भारत में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। 11 का 2 नंबर हो जाएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगर यहीं पर पूछता, ऑप्शन थोड़ा चेंज रहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके सिफारिश पर लागू किया गया था, तो यह MS स्वामीनाथन के सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। अगर नाम रहे तो आप MS स्वामीनाथन मार सकते हैं, और यहाँ पे मंत्रालय दिया गया तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के सिफारिश पे लागू किया गया था। तो ये दोनों आपका हो जाएगा। अगर नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना किया गया है, और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया। 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक हैं? तो यह बैगा नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक हैं अर्जुन सिंह धुर्वे, जिन्हें 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, कौन सा मुगल सम्राट एक महान संगीतकार, हिंदुस्तान संगीत का महान संरक्षक था? तो हो जाएगा मोहम्मद शाह है जो वह सम्राट है जो एक महान संगीतकार, हिंदुस्तान संगीत का महान संरक्षक था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। और देखिए 26 नवंबर 1949 को इस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को इस दिन कुछ अनुच्छेद को लागू किया गया था, अंगीकृत किया गया था, बाकी पूरे संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिकों की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीयों का जो उम्र होना चाहिए वह 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगर यही पूछता कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होना चाहिए, तो 35 वर्ष उम्र होना चाहिए न्यूनतम उम्र। उपराष्ट्रपति का उम्र कितना होगा, तो 35 वर्ष होगा। राज्यपाल का भी उम्र 35 वर्ष होगा। प्रधानमंत्री का उम्र होना चाहिए न्यूनतम 25 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो उसका भी उम्र 25 वर्ष होगा। राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र। एक रावट भाटा है, रावट भाटा नाम आता है, यह भी राजस्थान में ही है। पैलेस ऑन व्हील्स किस राज्य के द्वारा संचालित रेल पर्यटन है? पैलेस ऑन व्हील यह जो है राजस्थान के द्वारा चलाया जाने वाला रेल पर्यटन है, पैलेस ऑन व्हील्स। और इस ट्रेन की शुरुआत 1982 ईस्वी में किया गया था। 1982 से इसका शुरुआत किया गया है। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो प्रांतीय यानी प्रांतों में स्वायत्तता शुरू करने के लिए 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम की शुरुआत किया गया था। इसका 19 का 2 नंबर हो जाएगा। अगर यही बोलता कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस एक्ट के तहत किया गया, तो यह 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किया गया था, और 1935 के अधिनियम के तहत ही प्रांतों के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया। फिर यहाँ से एक चीज और देख लीजिए कि 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, जिसे पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, इसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था। अगर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बात करें तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से किया गया था। आजादी से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो आजादी से पहले जो है स्वतंत्र दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, और इसकी जो घोषणा था यह 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में ही, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया, इसी में घोषणा किया गया था कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। गरबा किस त्योहार के द्वारा किया जाता है? तो गरबा जो है यह नवरात्रि में किया जाने वाला त्योहार है, और यह गुजरात का एक फेमस नृत्य है। विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को प्रतिवर्ष
जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ से एक चीज और पूछता है कि पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 ईस्वी को मनाया गया था, लेकिन इसकी घोषणा 72 में किया गया था और मनाया गया पहली बार 74 में। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ से एक चीज देख लीजिएगा, भारत के राष्ट्रगान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है। ये जो उत्कल शब्द है भारतीय राष्ट्रगान में, यह उड़ीसा राज्य को संदर्भित करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी को आंसर इसका याद होगा। तो यह बिहू जो है असम राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। और जो है असम राज्य का रोंगाली और ये बिहू, ये जो सभी त्योहार, यह सभी अप्रैल माह में मनाया जाने वाला त्योहार है। जो एक ये सभी त्योहार महिलाओं के द्वारा खासकर मनाया जाता है। अष्टम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 97 था और इस समय इस कार्यकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। तो 1 नंबर हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष यहाँ पूछ रहा है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री हो, तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। या फिर योजना आयोग का है या फिर नीति आयोग का है, उसका अध्यक्ष वही होता है जो उस समय प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त हो, तो प्राइम मिनिस्टर होगा इसका अध्यक्ष। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद हेनरी बेवरीज के द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि कुछ समय के लिए कन्नौज पर कब्जा और नियंत्रण करने वाला एकमात्र पाल शासक कौन था। तो वह हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल ही है जो पाल वंश का शासक है, जिसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर कब्जा किया और नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन थे। तो ये आप लोग सभी लोग कुछ समय पहले इस गाना खूब चर्चित होंगे। तो ये जो गाना है यह MM कीरावानी के द्वारा लिखा गया या फिर इसकी रचना MM कीरावानी के द्वारा किया गया है। भारत के संविधान का 86वां संशोधन किस वर्ष प्रभावी हुआ था। तो ये 2002 ईस्वी में प्रभावी हुआ। 86वां संशोधन 2002 ईस्वी में प्रभावी रहा और इसका संबंध जो है शिक्षा से था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और इसके तहत अनुच्छेद 21 के A को जोड़ा गया है और इसी अनुच्छेद के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बंगलौर में स्थित है। बंगलौर हो जाएगा। लक्ष्मण महाराज किस नृत्य के एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य नर्तक और नृत्य निर्देशक या कोरियोग्राफर थे। तो लक्ष्मण महाराज जो है यह कथक नृत्य के एक शास्त्रीय नर्तक हैं या इसके कोरियोग्राफर है। तो 32 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता का संबंध या इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। अगर बात करें कि गोवा में, तो गोवा जो वो राज्य था जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन कुछ ही क्षेत्रों में लागू है। लेकिन अभी वर्तमान में पूछ रहा है, करंट में आया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने पूरे राज्य में पूरी तरह से समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। तो वह हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में अनुच्छेद 44 को पूरे राज्य में लागू किया गया है। द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक किसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो यह उपन्यास द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन ब्रांड का यह एक उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि मिल्खा सिंह का संबंध दौड़ से था। तो यहाँ पर रेस है तो आप इससे भी इसको आंसर को लगा सकते थे। द रेस ऑफ माई लाइफ। डफला और लैम्पो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो ये दोनों जनजाति है, डाफला और लैम्पो, यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला एक जनजाति है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत इन सभी आदिवासी समुदायों को मान्यता दिया गया है। उन सभी वयस्क की एक बैठक है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो यहाँ पर डैश की जगह क्या होगा, तो यहाँ पर ग्राम सभा हो जाए कि ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो ग्राम सभा यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर। पंचायत से है तो ग्राम सभा ही होगा। अकबर के नवरत्न में एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है। तो टोडरमल का संबंध सीतापुर से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के
सीतापुर से इसका संबंध है। अगर टोडरमल का जिक्र हुआ तो यहाँ से एक चीज देख लीजिए कि दहसाला बंदोबस्त का जिक्र होता है तो इसका संबंध टोडरमल से ही है, इसी के द्वारा यह चालू किया गया था। हीमोफोबिया एक डर है तो वो किस चीज से डर लगता है हीमोफीबिया में, तो इसमें खून हो जाएगा। हीमो मतलब ब्लड होता है तो हीमोफोबिया खून से लगने वाला एक डर है, यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। 39 का 1 नंबर। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी किस शहर में किया जाएगा, तो इसका मेजबानी बीजिंग के द्वारा किया जाएगा, बीजिंग हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, पुलेला गोपीचंद का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। 41 का 2 नंबर हो जाएगा बैडमिंटन। चलिए आगे देखिए, गौतम बुद्ध को किस शहर में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो यह भी प्रश्न बहुत ही आसान है, सभी लोगों को उत्तर आ गया होगा। तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कौन सी पंचवर्षीय योजना महान लोबिस के विचार पर आधारित थी, तो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये जो महान लोबिस मॉडल पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही सभी भारी उद्योगों का स्थापना किया गया था, या फिर बड़े बड़े उद्योग या इंडस्ट्री द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया गया था। बिहार के किस क्षेत्र में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है, तो नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई यह रोहतास में होता है। 3 नंबर हो जाएगा। भारतीय नौसेना का विद्रोह किस वर्ष हुआ था, भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 ईस्वी में हुआ था। 45 का 2 हो जाएगा 1946। चलिए देखिए अगला प्रश्न, दिल्ली में प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा किया गया था। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 2:2 चौड़ाई और 3 लंबाई, तो इसी के अनुपात में बनाया जाता है। लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो लौह स्तंभ दिल्ली के महरौली में स्थित है, जो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया है। तो 48 का 1 नंबर हो जाएगा। जिसकी लंबाई की अगर बात करें तो 7.21 मीटर इसकी लंबाई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। तो ऑप्शन को देख लीजिए कि सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन या फिर उपाधियों का अंत, इसी से है। अनुच्छेद 18 से इसका संबंध है। तो 49 का 4 नंबर हो जाएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। और सार्वजनिक रोजगार के संदर्भ में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में किया गया। धार्मिक मामलों के प्रबंधन के स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अमेरिकी गृह युद्ध कब हुआ था। अमेरिका का गृह युद्ध 1861 ईस्वी में हुआ था। 1 नंबर हो जाएगा। एक वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके फोकस F पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब किसी वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा और अत्यधिक बड़ा बनता है, उल्टा और अत्यधिक बड़ा बनेगा। और जब वस्तु को फोकस पर रखा गया तो वस्तु अनंत पर बनेगा, अनंत पर वस्तु बनेगा और उल्टा और अत्यधिक बड़ा होगा। वायुमंडल के निम्न में से कौन सी परत ध्रुवीय ज्योति का केंद्र है, तो ध्रुवीय ज्योति का केंद्र यानी औरोरस का केंद्र कौन है, तो यह हो जाएगा आयन मंडल। 52 का 2 नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो 53 का देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया कि चुंबकीय क्षेत्र में परिणाम और दिशा दोनों होता है। क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके उत्तरी ध्रुव से निकलकर उसके दक्षिण ध्रुव में समाप्त हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्षिक तीव्रता क्षेत्र रेखा के निकटता की कोटि से प्रदर्शित होती है। तो सही विकल्प का चयन करना है, इसका कूट में आंसर देना है। तो इसमें तीनों उत्तर सही है। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। यह एक सदिश राशि है और यह उत्तर से निकलकर दक्षिण में प्रवेश कर जाता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3, अवरक्त तरंगे निम्न वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प के द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती है, यही इसका सही उत्तर है। 54 नंबर है, 55 नंबर, एक वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर वक्ता केंद्र C और फोकस F के बीच एक बिंदु पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब एक बिंदु पर बनता है। जब C और F के बीच में, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ P यहाँ पर गया, यहाँ पर F C और यहाँ अनंत, तो C और F के बीच में अगर वस्तु को रखा गया तो कहाँ बनेगा। तो आज आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए, अगर किसी वस्तु को, ध्यान दीजिए कि अगर किसी वस्तु का अगर आप अनंत पे रखते हैं, जब अगर आप अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, ठीक है। अगर अनंत और C के बीच में रखते हैं तो वस्तु यहाँ बनेगा, C और F के बीच में बनेगा, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में। अगर कोई वस्तु P पे है
तो वस्तु सी पर ही बनेगा। फिर वस्तु अगर इधर सी और एफ के बीच में है तो अनंत और सी के बीच में बनेगा, बड़ा बनते चला जाएगा इधर। और फोकस पे है तो वस्तु अनंत पे सबसे बड़ा बनेगा, यानी वस्तु इधर है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। समझ गए? तो ये वस्तु सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब अनंत और सी और अनंत के बीच में बनेगा, यानी सी के परे बनेगा। तो 3 नंबर हो इसका 3 सही उत्तर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधों, पशुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो अवसादी चट्टान हो जाएगा। अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है। 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल पर सबसे अधिक अवसादी चट्टानों का विस्तार है। 3 नंबर इसका सही उत्तर है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होगी? कोई वस्तु सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो वह तेज हो जाता है और अभिलंब से दूर हट जाता है। सघन माध्यम यानी कांच के कोई बॉक्स है तो सघन माध्यम से, यहाँ सघन माध्यम से फिर यह विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो यह तेज हो जाएगा और अभिलंब से यह दूर हट जाएगा। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर है। भूपर पट्टी की सियाल परत में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाएगा। चलिए देखिए 61 नंबर, निम्नलिखित में से किस घर्षण में स्वयं समायोजी बल होता है? तो समायोजी बल किस घर्षण में होगा? तो स्थैतिक घर्षण में समायोजी बल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता, बिल्कुल सही है। विद्युत जनित्र या फिर जनरेटर कहते हैं वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता, यह भी सही है। धारा वहन करने वाली लंबी वृत्ताकार कुंडली के ऊपर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखा में होगा, यह भी सत्य है। हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार समांतर किसी विद्युत आपूर्ति का विद्युतमय तार होता है, तो बिल्कुल गलत है। जो विद्युतमय तार वह लाल रंग का होता है, विद्युतमय तार लाल रंग का होता है। एक छोर पर खुले हुए एक नलिका में उपस्थित समस्वर यानी अनुकंपन क्या कहलाता है? तो यह विषम अनुकंपन कहलाता है। 63 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर, कौन सा जीव कालाजार रोग का कारण है? तो कालाजार रोग का कारण हो जाएगा लिसमैनिया या फिर लिसमैनिया इस रोग का कारण है। जन इवेलेजिस्टा पुरकिंजे ने कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए जीव द्रव शब्द किस वर्ष गढ़ा था? जीव द्रव शब्द का जनक पुरकिंजे और यह शब्द 1839 ईस्वी में यह शब्द दिया गया था, जीव द्रव शब्द पुरकिंजे के द्वारा। बहुत से राइबोसोम एकल mRNA से संयुक्त होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं तो राइबोसोम की ऐसी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम की ऐसी श्रृंखला को बहुसूत्र कहा जाता है। 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है? तो डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन में फॉलिक अम्ल का उपयोग होता है। डीएनए के संश्लेषण और कोशिका विभाजन में फॉलिक अम्ल का उपयोग होता है या इसकी आवश्यकता होती है। सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं उसी का हिंदी नाम है सूत्रकणिका। अकारिकी को जल के सक्रिय अवशोषण और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा सक्रिय स्राव को संतुलित करके बनाए रखा जाता है, तो इसलिए सूत्रकणिका की उपस्थिति में प्रफुल्लित होना संभव है। तो इसकी उपस्थिति में हाइपरटोनिक समाधान इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर है कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा युग्म हमारे शरीर में अपेक्षाकृत अधिक समय तक संचित रहता है? तो हमारे शरीर में विटामिन ए और डी अधिक समय तक संचित रहता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और डी। CIF3 की संरचना में केंद्रीय परमाणु CI पर एकाएकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अणु में बाएं से दाएं के परमाणुओं में sp² संकरण को दर्शाता है? तो यह CH2 = CH-C, यहाँ पे यह हाइड्रोजनिक बॉन्ड को दर्शाता है और यहाँ पे 3 बॉन्ड CH हो जाएगा, तो यह 2 नंबर हो जाएगा। संकुल जिसे COCl2 के द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार है, तो यह किसका एक एग्जाम्पल है? तो यह ज्यामितीय समावयवता का एक प्रकार है। 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंधन सही है? परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल गलत है।
परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और ये बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये दोनों बराबर होता है। तो 1 नंबर तो गलत दिया हुआ है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो केवल 2 नंबर सही हो जाएगा। 74 में देखिए एक तरफ सूची दिया गया है, सूची 1 में औषधि वर्ग और दूसरी तरफ औषधि गुण दिया गया है। प्रति अम्ल, तो प्रति अम्ल हो जाएगा सिमेटिडीन, 3 नंबर हो जाएगा। और प्रति हिस्टामिन इसका हो जाएगा 4 नंबर। सेल्डेन हो जाएगा। पीड़हारी का हो जाएगा मार्फिन। और प्रति सूक्ष्म जैविक हो जाएगा 1 नंबर सेल्वरसैन। तो यहाँ पर कूट में इसका आंसर दिया गया, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1 का 3, 2 का 4, सी का 2, 4 का 1। निम्नलिखित कणों की संख्या की गणना करें। 46 ग्राम सोडियम परमाणु, 46 ग्राम सोडियम परमाणु है। तो इसमें कणों की संख्या को बताना है कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कितने कण होगा। तो इसमें 12.0.4 इंटू 10⁻23 कण होगा। 75 का 1 नंबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का सेट नंबर 4 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए ही यह वीडियो बनाया जाता है, तो एक बार अपना कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।